नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तारीख है आज 10 फरवरी 2025। अभी रिसेंटली में दिल्ली में इलेक्शन हुए। इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और मैडम आतिशी चीफ मिनिस्टर थी कहाँ की? दिल्ली की। अब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और बीजेपी ने मैंडेट हासिल कर लिया है, यानी कि मेजोरिटी उनके पास अब आ चुकी है। तो अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? बीजेपी के बनेंगे। बहुत सारे हमारे जो युवा साथी हैं उनके माइंड में डाउट था कि सर, जो चीफ मिनिस्टर है मैडम आतिशी, ये कब रिजाइन देंगी? इन्होंने कब रिजाइन दिया? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की, वो कब डिसॉल्व होगी? कौन उसको डिसॉल्व करता है? इन सब बातों को हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसे मैडम आतिशी ने रिजाइन कर दिया है दिल्ली चीफ मिनिस्टर से। कब किया है? 9 फरवरी 2025 को। देखो, आप सबको एक बात तो पता होगी कि डेट ऑफ इलेक्शन कब थे? इलेक्शन दिल्ली में हुए 5 फरवरी को, ठीक है। और उसका रिजल्ट कब आया? उसका रिजल्ट आया 8 फरवरी को, ठीक है। मैडम ने रिजाइन कब किया है? नेक्स्ट डे मैडम ने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। तो मैडम ने अपना जो रेजिग्नेशन दिया है वो किसको दिया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब को दिया है। और उन्होंने कहा है कि आप हमें कंटिन्यू करने दीजिए अंटिल ए न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा मैडम आतिशी ने किया। अब एक और न्यूज़ है, अगर आप देखेंगे, मणिपुर से रिलेटेड है। मणिपुर में भी सेम ऐसा हुआ है, लेकिन वहां पर मणिपुर में क्या है, जो गवर्नर हैं और जो करंट गवर्नमेंट है वो किसकी है? बीजेपी की है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया है, लेकिन गवर्नर ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है और कहा है, गवर्नर ने खुद कहा है, एंड आस्क हिम टू कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आर मेड। तो जब तक कि कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इस ऑफिस में कंटिन्यू रहिए। अब ऐसा दिल्ली के केस में नहीं है। दिल्ली के केस में जो चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि सर, अगर ऐसा हो सकता है क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो इसके ऊपर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है। इलेक्शन कब हुए दिल्ली में? 5 फेब को हुए। रिजल्ट कब आ गया? 8 फेब को आ गया। तो 9 फेब को मैडम आतिशी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे दिया? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको दे दिया। अब देखिए, अब मैडम आतिशी के बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। मैडम आतिशी चीफ मिनिस्टर बनी कहाँ की? दिल्ली की। कब बनी? वो जब अरविंद केजरीवाल साहब जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने टेक ओवर लिया। अब आतिशी मैम दिल्ली की तीसरी महिला हैं। पहली कौन थी? मैडम सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, और ये थर्ड वुमेन हैं। अब केजरीवाल साहब तो इलेक्शन हार गए, लेकिन जो मैडम आतिशी हैं वो कालका जी से जीत गई हैं और जो मार्जिन रहा है वो रहा है तकरीबन 3,500 वोटों का। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया है? विनय कुमार सक्सेना साहब को दिया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब ध्यान सुनिए मेरी बात। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था, अब मैं उस डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ कि सर, चलो ठीक है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 8 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, तो 8 तारीख को पता चल गया ना किसकी सरकार बनी। तो हुआ क्या? अब ध्यान सुनिएगा। 8 फरवरी को जिस दिन डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस हुए, तो एक नोटिफिकेशन इशू इशू की गई, डिसॉल्विंग दी 7th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अब वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये डिसोल्यूशन किसने, ये जो नोटिफिकेशन है, ये साइन हुआ है किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। क्या उनके पास पावर है? जी हाँ, उनके पास पावर है। सेक्शन 6 सबक्लोज 2 सबक्लोज बी ये पावर देता है सॉरी, ये पावर देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को टू डिसॉल्व दी असेंबली। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे समय से लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में हमेशा से टसल रहा है दिल्ली में। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नर्स और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में भी क्या रहा है? टसल रहा है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार रिवाइज हो चुका है और आगे भी ये होता रहेगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, कीपिंग ए वॉच ऑन दी ग्रोइंग आर्क ऑफ वायलेंस। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है एम के नारायण साहब ने, जो कि एक फॉर्मर डायरेक्टर हैं आईबी के, और एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं और फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी ये रहे हैं। तो इन्होंने अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं कि जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, गवर्नेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और साइंस एंड टेक के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अब साइंस एंड टेक के साथ क्या? क्योंकि आजकल जो टेररिज्म है उसमें एआई का यूज़ हो रहा है और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हो रहा है। तो उसके बारे में ये टॉपिक है। आइए अब इस टॉपिक पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं।
हमारे जो ऑथर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, इस एडिटोरियल को लिखा है, उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता रहे हैं कि अब जो है वायलेंस में इंक्रीज़ हो गया है अक्रॉस वेरियस रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स में। अब ऐसा नहीं है कि यूरोप में नहीं, यूरोप में भी है और वेस्ट एशिया में भी है। अब ये बात करते हैं किसकी? यूक्रेन वॉर की, इज़राइल मिलिट्री एक्शन इन गाज़ा। ये बात करते हैं इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहने का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं और ये पीस को मेंटेन करने में क्या रही हैं? नाकाम रही हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। इन्होंने कहा कि कौन-कौन से ऐसे रीजन्स हैं और कौन-कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं, जिनकी वजह से मतलब अभी करंट में जो है, वो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे अगर आप बात करेंगे यूक्रेन की, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वेस्ट एशिया में चल रहा है, गाज़ा, लेबनान, यहाँ पर क्या है हमेशा से आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी प्रॉब्लम्स रही हैं। और यहाँ पे ये बात करते हैं, ऑथर बात करते हैं इस्लामिस्ट टेररिज्म की। अब देखेंगे जैसे बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे अल-कायदा ग्रुप है, आईएसआई ग्रुप है, ये ग्रुप स्टिल अभी भी काम कर रहे हैं और ये धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, अगर हम बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये नाकाम रही हैं। मतलब ये पीस पीस को मेंटेन करने में क्या रही हैं, नाकाम रही हैं और इसकी वजह से क्या है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऑथर इस्लामिस्ट टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम 1980 के दशक की बात करें, यानी कि 19 जस्ट बिफोर दैट 1979, तो यहाँ पर क्या होता है, राइज़ ऑफ मिलिटेंट इस्लाम होता है अफ़गानिस्तान में और ईरान में। अब करंट में क्या है, देखो, आप टेररिज्म को मतलब जब तक जड़ से नहीं खत्म कर दोगे तो वो इवॉल्व होता ही रहेगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप आईएसआईएस जॉइन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे फेसबुक पेज बने हुए हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अगर आप देखेंगे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब ये सेंट्रल ना होके डिसेंट्रल ग्रुप्स में बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए ये कोई एक मिलिटेंट ग्रुप है, तो ये इनका एक हेड है। अब इनको डिवाइड कर दिया, भाई इस रीजन में ये संभालेंगे, इस रीजन में ये संभालेंगे, इस रीजन में ये संभालेंगे, इस रीजन में अब ये संभालेंगे। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि रिवाइवल हो रहा है किसका, अलकायदा का और आईएसआई का। बहुत सारे नए जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो भी अब यहाँ पे बनते जा रहे हैं। अब ऑथर ये भी बात करते हैं कि रिसेंटली में आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट में जो टेस्ला ट्रक्स में एक्सप्लोशन हुआ था, ठीक है, बम फट गया था वो, और एक जो व्हीकल अटैक था बाय ए मिलिट्री वेटरन, उसकी वजह से आपने देखा होगा यूएस में अभी भी जो है मिलिटेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। यही नहीं, अगर हम बात करें जैसे मॉस्को में बात करें, ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ पर भी जो है मिलिटेंट एक्टिविटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या हो रहा है आज की डेट में? आज की डेट में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे क्या करते जा रहे हैं? ग्रो करते जा रहे हैं और वो डिजिटल एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल होता है, रिक्रूटमेंट के लिए व्हाट्सएप का वो ग्रुप बना देते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए वो फेसबुक पेजेस पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो यूथ है वो उनके कॉन्टैक्ट में आए और क्या करे, ज्वाइन करे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो वायलेंस है वो अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ऑथर ये भी बात करते हैं कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उस पर भी क्या है, इम्प्लीकेशन है। भाई अब सीधी सी बात है ना, पहले तो एआई का जमाना होता नहीं था, अब यहाँ पे क्या गई, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं वो तो भाई टेररिज्म को बहुत ज़्यादा क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। और सिक्योरिटी कंसर्न तो यहाँ पे रहेंगे ही। मतलब आपने किसी को रिक्रूट किया, अब हमें नहीं पता, कोई मान लीजिए एक वेल क्वालिफाइड पर्सन है, यूथ है, अब उसको जॉब नहीं मिली, अब वो इन्फ्लुएंस हो जाता है आईएसआईएस की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है अलकायदा की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो रिक्रूट हो गया, हमें पता ही नहीं चला, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आया, वो अपनी कंट्री में आया, उसने ब्लास्ट कर दिया। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो यहाँ पे रहेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने लिखी हैं और यही मैंने कहाँ पे लिखी हैं, की टेकअवेज में यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा अगर आप मेंस का आंसर लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एरोस्पेस एक्सपो के बारे में। अब इंडिया में अभी एयरस्पेस एक्सपो होने जा रहा है, कब, 10 से 14 फरवरी के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे बेंगलोर में। अब थीम क्या है, थीम ये है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज।
अब आप कहेंगे कि सर इंडिया तो रशियन प्लेन यूज़ करता है, इंडिया यूएसए का प्लेन यूज़ करता है, हम उसको मना नहीं कर रहे। फाइटर प्लेन, जेट प्लेन्स रशिया से भी हम मँगवाते हैं, यूएसए से भी हम मँगवाते हैं। लेकिन आप देखेंगे मेक इन इंडिया के तहत धीरे-धीरे जो है, हम अपनी भी टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो केस दी इंडियाज़ अचीवमेंट, हमें इंडिया की अचीवमेंट्स दिखाने हैं एरोस्पेस में एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में। हमें फोस्टर करना है क्या? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन दी डिफेंस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो रहा है, आप देखेंगे बहुत सारे जो प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनमें जो इक्विपमेंट है वो 70% इंडिजिनस है, यानी कि वो क्या है? इंडियंस हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा इस ये जो एरो इंडिया 2025 होने जा रहा है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात कर लेते हैं। अब ये जो इवेंट होने जा रहा है 2025 में, अभी जो इवेंट होने जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि हमने पहले से ज़्यादा क्या कर ली है, इम्प्रूवमेंट कर लिया। अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं 1996 की, तो उसके बाद जो है इंडिया का जो एरोस्पेस है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें क्या है, इसमें बाकी कंट्री भी क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है। जैसे अगर हम ग्लोबली बात करें तो 55 फॉरेन ओरिजिनल 55 फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं फ्रॉम 19 कंट्री से, जिसमें बड़ी-बड़ी जो कंट्री हैं, ब्राज़ील है, फ्रांस है, इज़राइल है, जापान है, रशिया है, साउथ कोरिया है, यूके है एंड यूएसए, ये सब आ रहे हैं। इसके अलावा 35 इंडियन कंपनी हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा एल&टी, लार्सन टर्बो, भारत फोर्ज है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम हमारे पास आ रहे हैं। कुछ हमारे पास 16 पब्लिक सेक्टर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट होने जा रही है वो क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा रशियन SU-57 को। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट होगा कहाँ पे, टीवी पे, तो आप इसको दूरदर्शन पे देख सकते हैं, या फिर जो भी ऑथेंटिक चैनल को जिसको परमिशन दी जाएगी आप वहां से देख लीजिएगा, ये आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो रशियन SU-57 को डिस्प्ले किया जाएगा, अमेरिकन F-35 को डिस्प्ले किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि ये तो इंडिया के हैं नहीं, ये जो प्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, SU-57 है, ये रशिया का है, अमेरिका का क्या है, F-35 है, तो आप इसको क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास हमें क्या करना है, चलो ठीक है, हमने रशिया से जेट प्लेन मंगवा लिया, यूएसए से जेट प्लेन मंगवा लिया, लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, उनको भी तो दिखाना ना कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, ताकि वो आक्रमण ना कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो इंडिजिनस की बात करें, तो इंडिया का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, उसमें 75% डोमेस्टिक कंटेंट का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जो मंथन प्लेटफॉर्म है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस प्लेटफॉर्म को टू प्रमोट स्टार्टअप। तो देखो, जब तक स्टार्टअप नहीं होंगे, हमारा देश का जो युवा है उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, विचार हैं। अब जब तक हम उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, जैसे मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया में बनाओ। तो अगर आपके पास कोई इस तरह के विचार हैं, आइडिया है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। विजिटर एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है, इसमें सही सेम वही है, खाने पीने की बातें होंगी, आपको स्पेशियस हॉल मिलेगा, डाइनिंग फैसिलिटी मिलेगी, ये इतना आपका काम का नहीं है। अब ये जो टॉपिक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस एंड टेक के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। GS पेपर 2 के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन डिफेंस के बारे में बात करते हैं, गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत, जैसे मोदी साहब बहुत बार इसको वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, अब भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका है। तो ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एरोस्पेस में जैसे हमने बात की कि SU-75 और अमेरिका का जो फाइटर प्लेन है, जेट प्लेन है, F-35, उसको क्या किया जाएगा, उसको शो किया जाएगा। इसके अलावा जो इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको भी क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। चलिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आपने देखा होगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कंट्रियों पे टैरिफ लगाए, ठीक है? और उसमें एक कंट्री थी चाइना, तो चाइना ने उसका जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये किसके बारे में है, चाइना कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू यूएस बिगेस्ट इंपोर्ट, यानी कि यूएस से चाइना से भी बहुत सारा सामान क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब यहाँ से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूटी लगाई, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी काउंटर जवाब दिया। तो ये जो पेपर है, इसमें वही दोबारा से घूम फिर के वही बातें आने वाली हैं
इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको जोड़ सकते हैं, यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन। गवर्नेंस के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात होती है। इकोनॉमी के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वर्ल्ड वाइडली ग्लोबल ट्रेड के जो टैरिफ हैं उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बात करनी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। जीएस पेपर 1 में ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे ट्रंप साहब हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने 3 कंट्रियाँ यानी कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको, उन पे क्या किया था, उन पे उन्होंने टैरिफ लगा दिए थे, ठीक है। अब इसका जो जवाब दिया, काउंटर टैरिफ लगा के, किसने, चाइना ने। लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूएसए खुद इंपोर्ट करता है। अगर आप देखोगे तो तकरीबन 17,000 बिलियन डॉलर का उसने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। अब इसमें जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स एंड पार्ट्स हैं 11%, न्यूक्लियर मशीनरी है, अप्लायंसेज हैं 9%। और कंट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर तो आपको, एक बड़ा नंबर आपको ये चाइना देखने को मिलता है, 18% ऑफ द यूएस इंपोर्ट, लीडिंग इन 8 ऑफ द टॉप 9 गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब देखिए, अगर ये जो आर्टिकल है इसमें थोड़ा सा डिटेल में भी बात की गई है। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में, चाइना से 33.39% उठाते हैं, मैक्सिको से अराउंड 18%, मतलब 17.86 हो गया है, वियतनाम से 7.66%। इसके अलावा अगर हम व्हीकल रिलेटेड पार्ट्स के बारे में बात करें तो मैक्सिको से ज़्यादा उठाते हैं। न्यूक्लियर मशीनरी की बात करें तो चाइना से 27% होता है अप्रोक्सीमेटली। मिनरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, कनाडा से 46% है। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए इंपोर्ट नहीं करता है, यूएसए भी क्या करता है, इंपोर्ट करता है। बट वही है कि यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, यूएस और कनाडा के बीच में चल रहा है, यूएस और मैक्सिको के बीच में क्या है, चल रहा है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना। देखो, कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आप अननेसेसरी टैरिफ लगाओगे, लेकिन ये लंबे समय तक ऐसा चलने वाला है नहीं। आप देखेंगे ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कुछ समय तक परेशान किया जाता है, क्योंकि एक कंट्री, अभी किसी भी कंट्री में पूरी तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं ना, तो वो कभी भी अपने रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे, पहले दूसरी कंट्री के हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, और जब सब कंट्री के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो यही टिक अभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस, द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, ठीक है। जो रोल है मेजर इकोनॉमिक्स का, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, ये भी हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यही सब बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस द हिंदू का अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।